हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। आज का इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन का परिचय बाय रेगुलर फार्मेसी। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। और इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे काफी आसान भाषा में, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार हों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नोट्स PDF हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। बायोकेमिस्ट्री वह साइंस है जो जीवित प्राणियों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोनेंट्स और उनके वर्क की स्टडी करता है। जो बायोकेमिस्ट्री है वो ऐसा विज्ञान है जो जीवित प्राणियों के वर्क की स्टडी करता है। क्लियर यहाँ तक? आगे यह है सब्जेक्ट जीवन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जो जटिल प्रोसेस होती हैं उनको केमिकल लेवल पर एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक क्लियर आपको? आगे, और यह बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से मिलकर ही बायोकेमिस्ट्री बना है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? जो लाइफ के लिए एसेंशियल यानी आवश्यक है। क्लियर है? यह सेल की स्ट्रक्चर और उनकी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तथा यह बताता है कि फूड किस तरह एनर्जी और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट होता है। क्लियर? बायोकेमिस्ट्री एंजाइम और हार्मोन्स की एक्टिविटी को समझने में हेल्प करता है। जो बायोकेमिस्ट्री है वो एंजाइम के जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है उसको समझने में हेल्प करता है, और साथ ही ड्रग के इफेक्ट तथा उसके मेटाबॉलिज्म को भी क्लियर करता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह सब्जेक्ट नॉर्मल और डिसीज दोनों कंडीशन में बॉडी फंक्शन को स्टडी करता है। नॉर्मल कंडीशन में और जो डिसीज यानी बीमारी कंडीशन में, दोनों में ही ये बॉडी के फंक्शन यानी कार्य को पर स्टडी करता है। इसलिए इसे मेडिसिन और फार्मेसी का आधार माना जाता है। मेडिसिन और फार्मेसी दोनों का एक बेस है ये। बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरीज डायग्नोसिस में यूजफुल है। यहाँ तक क्लियर है? तथा नई ड्रग के डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो नई ड्रग बनती है उनके विकास में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला पॉइंट है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में जैव रसायन का क्षेत्र। जो फार्मेसी फील्ड है उसमें जैव रसायन का क्या महत्व होता है उसको समझते हैं। फार्मेसी फील्ड में बायोकेमिस्ट्री ड्रग के इफेक्ट और उनके मेटाबॉलिज्म को समझने में हेल्प करता है। यह बताता है कि ड्रग बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक्सक्रीट होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ें। बायोकेमिस्ट्री ड्रग और एंजाइम के बीच होने वाले रिएक्शंस को क्लियर करता है और न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी यानी खोज तथा टेस्टिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। डिसीज के डायग्नोसिस में यूज होने वाले बायोकेमिकल टेस्ट्स फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल है यानी आवश्यक है। यह सब्जेक्ट्स केमिकल इनबैलेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे है बायोकेमिस्ट्री नॉलेज यानी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज फार्मासिस्ट को पेशेंट को बेटर काउंसलिंग यानी बेटर परामर्श देने में सपोर्ट करता है। यह क्लिनिकल फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है यानी नींव है। ये क्लिनिकल फार्मेसी और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी नींव मानी जाती है। बायोकेमिस्ट्री यह भी बताता है कि ड्रग बॉडी में किस तरह रिएक्ट करती है और उसके साइड इफेक्ट तथा मैनेजमेंट कैसे किए जाते हैं। क्लियर है? मतलब बायोकेमिस्ट्री यह भी बता देती है कि बॉडी में जाके जो मेडिसिन है वो किस तरह रिएक्ट करेगी और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जो नई मेडिसिन है उनमें नई थेरेपीज और एडवांस ट्रीटमेंट मेथड के लिए बायोकेमिस्ट्री जरूरी है। जो न्यू मेडिसिन है, जो यानी मॉडर्न मेडिसिन है, उनमें थेरेपीज और एडवांस जो ट्रीटमेंट के मेथड हैं उनको जानने के लिए बहुत जरूरी है बायोकेमिस्ट्री। पर्सनलाइज मेडिसिन यानी जो निजी चिकित्सा होती है और टारगेटेड थेरेपीज यानी जो लक्षित चिकित्सा होती है उसका बेस भी यही सब्जेक्ट है यानी बायोकेमिस्ट्री पर्सनलाइज मेडिसिन और टारगेटेड
थेरेपी का बेस माना जाता है। इन शॉर्ट, बायोकेमिस्ट्री को फार्मेसी की आत्मा कहा जा सकता है। यानी बायोकेमिस्ट्री है, उसे फार्मेसी की आत्मा कहने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका और उसका जैव रसायन संगठन। जो कोशिका होती है उसका जैविक रसायन संगठन का क्या महत्व होता है बायोकेमिस्ट्री में, उसे समझते हैं। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो सेल है वो लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यह स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, यानी यह जीवित सबसे छोटी कोशिकाएं मानी जाती हैं। इनमें लाइफ की सभी एक्टिविटीज होती हैं। सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जैसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो राइबोसोम प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसिस का वर्क करते हैं। सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनकी सब्सटेंस जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, उनको कंट्रोल करती है। और साइटोप्लाज्म में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बायोमोलिक्यूल्स मिलकर सेल में विटाल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेल में विटाल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल की एक्टिविटीज और लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे, मल्टी सेल्यूलर्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड भी इसी कारण पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। सेल की एक्टिविटीज हेल्थ और डिसीज दोनों में इम्पोर्टेंट होती है। जो सेल की एक्टिविटीज होती है वो स्वास्थ्य और बीमारी दोनों में इम्पोर्टेंट होती है। कैंसर जैसी बीमारियों का स्टडी भी सेलुलर और बायोकेमिकल लेवल पर किया जाता है। जो कैंसर जैसी बीमारी होती है उनकी स्टडी सेलुलर और बायोकेमिकल लेवल पर किया जाता है। सेल के बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म को समझकर नई ड्रग डेवलप की जाती हैं। जो सेल होती हैं उनके बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म को समझकर नई ड्रग का डेवलपमेंट होता है, नई दवाएं बनती हैं। और यही स्ट्रक्चर लाइफ की केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करता है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैक्रोमोलिक्यूल्स, सूक्ष्म अणु, यानी सूक्ष्म अणु का बायोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उनको समझेंगे, और सूक्ष्म अणु क्या होते हैं उनको समझते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे साइज के होते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी सूक्ष्म अणु होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और सेल के लिए एसेंट्रल होते हैं, यानी आवश्यक होते हैं। जो सेल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इनमें वाटर, साल्ट, मिनरल्स और गैसेस शामिल हैं। इसमें वाटर है, साल्ट है, मिनरल्स, गैसेस सभी शामिल होती हैं। वाटर बॉडी वेट का लगभग 70% बनाता है। जो वाटर है वो बॉडी वेट का लगभग 70% होता है और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम का वर्क करता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। यह सेल के अंदर और बाहर बैलेंस मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे, साल्ट बॉडी के पीएच और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। जो साल्ट यानी जो नमक होता है वो पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड प्रमुख मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? आयंस नर्व्स इम्पल्स ट्रांसमिशन और मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी हैं। आगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज रेस्पिरेशन में मेजर रोल प्ले करती हैं। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं वो रेस्पिरेशन में मेजर रोल प्ले करती हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। आगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंजाइम और हार्मोन्स के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इनकी कमी से कई डिसीज हो सकती हैं, यानी कई बीमारी हो सकती हैं। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसे रेगुलेट करते हैं और लाइफ के लिए एसेंशियल है, यानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक। माइक्रोमोलिक्यूल्स सेल को स्टेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो सेल को एक स्टेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और सिग्नलिंग व कम्युनिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको?
आगे बढ़ते हैं। विदाउट माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, यानी बिना माइक्रोमोलिक्यूल्स के जो लाइफ का प्रोसेस होता है, जीवन का प्रोसेस होता है, वो संभव नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी। अगला पॉइंट है मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बृहद अणु। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये बड़े होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे होते हैं। यही अंतर है इसमें और काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी जटिल संरचना बनाते हैं। इनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। क्लियर है? प्रोटीन्स बॉडी की स्ट्रक्चर और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, वो स्ट्रक्चर और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए काफी जरूरी होते हैं। एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स प्रोटीन्स से बने होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो एंटीबायोटिक और हार्मोन्स प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ग्लाइकोजन तथा स्टार्च एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। जो ग्लाइकोजन और स्टार्च होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो तो इसे प्रयोग किया जा सके। लिपिड्स, लिपिड्स का क्या काम होता है? लिपिड्स एनर्जी स्टोर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स के मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसे ट्रांसफर भी करते हैं टाइम आने पर। डीएनए हेरिडिटी और जीन एक्सप्रेशन का बेस है। क्लियर यहाँ तक? जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इंडिस्पेंडेबल हैं। क्लियर है? ये बॉडी के सभी विटाल प्रोसेस में भाग लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे सिग्नलिंग तथा रेगुलेशन में भी रोल निभाते हैं। इन शॉर्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का फाउंडेशन है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सेकंड चैप्टर की वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए।